Hello everyone. In this class, we will be starting with chapter number 1 जो कि बात करते हैं कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में। अब एक कॉन्ट्रैक्ट को आप ऑफर कैसे करोगे, उसकी एक्सेप्टेंस कैसे आएगी और आपको कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करवाना है वो आप कैसे करोगे, उसके बारे में पूरे का पूरा चैप्टर बात करते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये स्ट्रांग होंगे हमारे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। सेक्शन नंबर 3 इसका ये बोलता है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन आप एक्ट और ओमिशन से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपना प्रपोजल बी को भेजा थ्रू अ लेटर। ए ने बी को बोला कि मेरे को अपनी गाड़ी आपको भेजनी है फॉर 1 लाख रुपीज। उसने लेटर में चीज लिखी और बी को भेज दी। तो ये एक्ट है बी का जो दिखा रहा है कि उसने प्रपोजल को भेज दिया। अब इस प्रपोजल को अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने लेटर लिखा कि हाँ आई एम रेडी टू बाय योर कार, और उसने ए को भेज दिया, तो जो एक्ट किया है बी ने यहाँ पे वो हो जाएगा एक्ट शोइंग कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, और अगर सपोज बी को लगता है कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट करके गलती कर दिया और जस्ट 1 मिनट बाद में दोबारा एक लेटर लिखता है कि मैंने जो अपनी एक्सेप्टेंस भेजी आपको पिछले लेटर में वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई महत्व नहीं है बिकॉज आई डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट योर ऑफर। ओके, तो जो उसने जो रेवोकेशन का लेटर लिखा है ये हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। ओके, तो इन्हीं एक्ट्स के बारे में जो है हमारे सेक्शन नंबर 3 बात करता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 4 के ऊपर। इसका सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है, ये बात करता है कि कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी कंप्लीट हो गई है। ओके, इसको हम रीड करते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। यानी कि सपोज ए ने बी को भेजा है यही चीज, सेम चीज कि मेरे को अपनी कार आपको भेजनी है फॉर 1 लाख रुपीज। ओके, अब जैसे ही बी को ये लेटर मिलता है, जैसे बी को ये लेटर मिलता है तब माना जाएगा कि जो प्रपोजल है उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। ओके, अब सेकेंड पे आते हैं हम। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। यानी कि इसका क्या मतलब है, जैसे ही बी ने हमारे एक्सेप्टेंस को, लेटर को इसने लिखा और पोस्ट में डाल दिया, पोस्ट बॉक्स में डाल दिया, जैसे ही बी ने काम किया तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी टाइम ए के अगेंस्ट वो इन्फोर्स करवा सकता है। तो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ पे बी वर्सेस ए हो सकता है। और ये किस टाइम से हो सकता है, ये उस टाइम से हो सकता है जैसे ही बी ने अपना जो लेटर है उसको पोस्ट कर दिया, तो उस टाइम से वो ए के अगेंस्ट केस लेके आ सकता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एट दिस पॉइंट ए जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लेके नहीं आ सकता। तो अगर ए चाहे कि मैं बी के खिलाफ एक सूट लेके आऊं फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ए अभी इस टाइम पे नहीं ला सकता है बिकॉज बी ने अभी सिर्फ लेटर को पोस्ट किया है और ए ने अभी इसको जो इसका लेटर है उसको ए को रिसीव अभी नहीं हुआ है। ओके, ए कब लेके आ सकता है वाला ए वर्सेस बी का सूट, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। अब यही बोलता है ये कि ए अगर सूट लेके आना चाहता है अगेंस्ट बी तो वो तभी लेके आ सकता है जब उसको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाती है। यानी कि जब ये लेटर बी ने जो पोस्ट किया है वो ए को जब रिसीव होता है उस टाइम ही ए जो है बी के खिलाफ उसके बाद से सूट लेके आ सकता है फॉर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब हम आते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट as against the person who makes it when it is put in course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it। Suppose ए वर्सेस बी का ही केस है, और ए और बी का ही कॉन्ट्रैक्ट है सपोज, और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी है। ओके, जैसे ही बी ने एक्सेप्टेंस भेजी है उसके
2 मिनट बाद बी ने रेवोकेशन भी भेज दी। बी ने रेवोकेशन में 2 मिनट बाद जस्ट भेज दी। अब इस केस में अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ए बी के खिलाफ सूट लेके आ सकता है। यहाँ पे ए जो है बी के खिलाफ सूट लेके नहीं आ सकता, बिकॉज जैसे ही बी ने रेवोकेशन का लेटर भेज दिया उस टाइम से बी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके वो ओवर हो जाती है, बिकॉज इज नो लॉन्गर आंसरेबल टू ए नाउ, बिकॉज बी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दिया। लेकिन इसी केस में अगर जो बी ने सबसे पहले एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा था वो एक्सेप्टेंस का लेटर ए ने रीड कर लिया है, उसके बाद अगर बी रेवोकेशन का लेटर भेजते हैं पोस्ट बॉक्स में डालता है, तो इस केस में बी कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकता। यानी कि जैसे ही ए ने उस लेटर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के लेटर को जैसे ही ए ने रीड कर लिया, उसको मिल चुका है वो, उसके बाद बी कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक नहीं कर सकता। बी कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक तब तक ही कर सकता है जब तक ए ने एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पढ़ा। ओके, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it comes to his knowledge। सपोज बी ने 2 मिनट के बाद अपना रेवोकेशन भेजा है, लेकिन जो रेवोकेशन का लेटर है ना ये ए को कभी रिसीव ही नहीं हुआ, वो पोस्ट बॉक्स में ही खो गया कहीं पे सपोज, या फिर जो पोस्टमैन होते हैं हमारे वो उस लेटर को निकालना ही भूल गए, ए को डिलीवर ही नहीं हुआ ये लेटर। अब इस केस में क्या होगा? क्या इस केस में रेवोकेशन कंप्लीट हो गई है? अब यहाँ पे अगर बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लेके आना चाहता है अगेंस्ट ए, इन दिस केस बी ये केस लेके आ सकता है, बिकॉज उसने एक्सेप्टेंस तो ऑलरेडी भेज दी थी और वो एक्सेप्टेंस इन्हें रिसीव भी कर ली थी। ए को जो रेवोकेशन का लेटर है वो नहीं मिला, लेकिन एक्सेप्टेंस का तो मिल ही गया था ना, तो कॉन्ट्रैक्ट तब से चालू हो चुका है। एंड इस केस में बी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लेके आना चाहता है अगेंस्ट ए, तो वो लेके आ सकता है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए के अगेंस्ट कभी रिवोक हुआ ही नहीं है। ओके, तो जो सेक्शन 4 है हमारा वो इसी टाइमलाइन के बारे में बात करता है। टाइमलाइन जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन कब किस पार्टी के अगेंस्ट कंप्लीट माने जाएंगे। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 5 पे, जो की बात करते हैं रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards। यानी कि एक प्रपोजल जो है वो किस टाइम तक आप रिवोक कर सकते हो, उसको आप उस टाइम तक रिवोक कर सकते हो जिस टाइम तक एक्सेप्टेंस नहीं भेजी गई है। सपोज ए ने बी को एक प्रपोजल भेजा है, ओके, अब वो बी के पास पहुंच जाता है, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भी भेज दी, इसके बाद क्या ए रिवोक कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को? इस केस में ए कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक, अपने प्रपोजल को रिवोक नहीं कर सकता, बिकॉज बी ने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस भेज दी अपनी। लेकिन ए ने सपोज बी को भेजा है प्रपोजल ऑन 10th दिसंबर, ओके, अब 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर को बी ने कोई भी एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं भेजी, ओके, उसको लेटर रिसीव हो चुका लेकिन उसने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं भेजी अपनी। 11 दिसंबर को ही बी जो है ए जो है वो अपना प्रपोजल रिवोक कर देता है, और फिर 12 दिसंबर को बी अपनी एक्सेप्टेंस भेज देता है। क्या इस केस में जो ए का प्रपोजल है क्या वो रिवोक हो चुका है? यहाँ पे ए का जो प्रपोजल है वो रिवोक हो चुका है, बिकॉज उसने 11 दिसंबर को रिवोकेशन भेजा था जब तक बी ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी थी। ओके, तो यही हमारा इसका फर्स्ट पैरा बोलता है। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि सपोज ए ने बी को एक प्रपोजल भेजा और बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी 10th दिसंबर को, 10 दिसंबर को उसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दिया,
ये क्या हो रहा है? ओके, अब लेटर जो है अभी तक ए को रिसीव नहीं हुआ है, 11 दिसंबर हो गई एंड अभी भी जो बी का एक्सेप्टेंस लेटर है वो ए ने रिसीव नहीं किया है। अब 11 दिसंबर को ही बी ने अपना रेवोकेशन का लेटर लिख के ए को भेज दिया। ओके, 12 दिसंबर को 12 दिसंबर को जो बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा था ना, वो ए को मिला है 12 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को जो बी का रेवोकेशन का लेटर है वो ए को मिलता है। ओके, अब इस केस में क्या हम मान लेंगे कि बी का रेवोकेशन जो है वो वैलिड है, कि हम ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो चुका है? हम क्या मानेंगे इनमें से? हम इनमें से ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवोक हो गया है, बिकॉज जो रेवोकेशन का लेटर है बी ने तभी भेजा था जब ए ने जिस टाइम तक ए ने उसका एक्सेप्टेंस का लेटर रिसीव नहीं किया था। अगर एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव होने से पहले आप रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भेज देते हो, उस केस में रेवोकेशन मानी जाएगी और एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ओके, तो यहां पे रेवोकेशन हो सकती है। तो यही सेक्शन नंबर 5 इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं हम एक बार, आप देखोगे सेम चीज बोलेगा ये भी। ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंड टू बी, सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने अब बोला कि बी को कि मेरे को अपना घर बेचना है आपको, उसे लेटर में लिख के चीज बोली, प्रपोजल भेजा अपना। बी एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट। बी ने बोला ठीक है, भेज दे अपना घर मुझे। ओके, A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance but not afterwards. अब A जो है जिसने अपना घर बेचने का प्रपोजल दिया है, उस प्रपोजल को कब तक वापस ले सकता है? तब तक उसको रिवोक कर सकता है जब तक बी ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है। तो हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस करी हुई है। बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस ए। अगर बी को अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करनी है तो वो तब तक कर सकता है जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए ने रिसीव नहीं कर लिया हो। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 5 बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। ये एक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपको रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कौन से मेथड से आप वो रेवोकेशन कर सकते हो। ये बोल रहे हैं कि रेवोकेशन, इसका फर्स्ट क्लॉज ये बोलता है by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party। सिंपल सा जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, अगर रेवोकेशन का लेटर लिख के सामने वाली पार्टी को भेज देते हो तो माना जाएगा कि आपका जो एक्सेप्टेंस है प्रपोजल है वो आपने रिवोक कर दिया। सेकंड, by the lapse of the time prescribed in such proposal for its acceptance or if no time is prescribed by the lapse of reasonable time। यानी कि अगर सपोज ए ने बी को बोला है कि अगर 10 दिसंबर तक आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, अब बी 10 दिसंबर तक अपनी एक्सेप्टेंस नहीं भेजता है तो अब मान लिया जाएगा कि जो ए का प्रपोजल है वो रिवोक हो चुका है। ओके, थर्ड देखते हैं हम इसका, बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। सपोज ए ने बी को बोला है कि मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको अपना घर तभी भेजूंगा जब आप 10 दिसंबर तक अपने आईटीआर रिटर्न्स मेरे को भेजोगे। यानी कि जो आपने आईटीआर रिटर्न्स कर रखे हैं वो आप मेरे को 10 दिसंबर तक भेजोगे, तभी मैं मानूंगा, तभी आप अपना एक्सेप्टेंस भेजना, वरना आपकी एक्सेप्टेंस मेरे को नहीं चाहिए। अब बी 10 दिसंबर तक अपने आईटीआर रिटर्न्स जो है, जो उसने इनकम टैक्स फाइल किया हुआ है, वो ए को नहीं भेज पाता है। ओके, इस केस में इवन इफ बी उसके बाद 11 दिसंबर को सपोज वो एक्सेप्टेंस भेज भी देता है तो इस एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज उसने कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल नहीं करी है। बी को सबसे पहले हमने आईटीआर रिटर्न्स भेजने थे, उसके बाद ही वो एक्सेप्टेंस कर सकता था। अब उसने आईटीआर रिटर्न ही नहीं भेजे तो वो एक्सेप्टेंस भी नहीं कर सकता, और ये माना जाएगा 10 दिसंबर को ही कि बी इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट
और ए का जो प्रपोजल है वो माना जाएगा कि रिवोक हो चुका है, बिकॉज बी ने 10 दिसंबर तक हमने आईटीआर रिटर्न्स नहीं भेजे ए को। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, सपोज इसका आगे भी देख लेते हैं। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, सपोज ए ने बी को भेजा 10 दिसंबर को एक प्रपोजल, 10 को ए ने बी को प्रपोजल भेजा है, ओके। अब 11 दिसंबर को ए की डेथ हो जाती है, 11 को ए की डेथ हो जाती है, ओके। इस टाइम तक बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट नहीं किया था, तो इस केस में जैसे ही ए की डेथ होती है उसी टाइम उसका जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा, ओके। हाँ, लेकिन बी ने ऑलरेडी अगर एक्सेप्ट कर लिया है, सपोज 11 दिसंबर को बी ने एक्सेप्ट कर लिया है एंड उसके बाद ए की डेथ होती है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा, वो आप रिवोक नहीं कर सकते हो। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 7 के ऊपर। ये बात करता है कि प्रॉमिस जो है, प्रॉमिस कब एंटर होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉमिस तब माना जाएगा जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों आ गई हो। तो आपको चीज याद रखनी है दैट प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस जो है इट इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, एंड जैसे ही प्रॉमिस हो जाता है तब दोनों की दोनों पार्टीज को अपना अपना जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो निभाना पड़ेगा। सपोज ए ने बोला है कि मैं अपनी कार आपको भेजूंगा फॉर 10 लाख रुपीज, जो बी है वो बोलता है कि हाँ ओके मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो जैसे बी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो एक प्रॉमिस अब एग्जीक्यूट हो चुका है एंड दोनों पार्टीज को जो है अपना अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। ए को अपनी गाड़ी भेजनी पड़ेगी अब, और बी को 10 लाख रुपए ए को देने पड़ेंगे। अब हम इसको रीड करते हैं सेक्शन नंबर 7 को। ये क्या बोलते हैं? इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। यानी कि अगर सपोज ए ने बी को बोला है कि आप मेरे को अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में बेच दो, यू सेल मी योर कार इन 10 लाख रुपीज। बी बोलता है ठीक है मैं अपनी कार 10 लाख रुपए में आपको बेच दूंगा। यहाँ पे बी ने कोई नेगोशिएशन नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला, उसने बोला ठीक है जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही करते हैं। अब यहाँ पे जो बी की एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड है, इसमें कोई चेंज नहीं किया बी ने। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज को अब अपने अपने प्रॉमिस को निभाना पड़ेगा। लेकिन इसी केस में बी बोलता है कि 10 लाख में नहीं बेचूंगा, मैं 15 लाख में बेचूंगा, और ये वो ए को लेटर में लिख के बोलता है। क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ है, बिकॉज बी ने बोला है कि वो 15 लाख में बेचेगा, 10 में नहीं बेचेगा। तो जो ए की कंडीशन थी प्रपोजल की वो उसने एक्सेप्ट नहीं करी है, ओके। एंड यहाँ पे जो बी की एक्सेप्टेंस है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो आपको काउंटर ऑफर नहीं करना है, काउंटर ऑफर नहीं करना है। तो यहाँ पे काउंटर ऑफर ही तो किया बी ने। ए ने बी को बोला 10 लाख, बी बोलता है 10 नहीं 15। तो यहाँ पे वो अपना खुद का एक ऑफर कर रहा है, अपना वो खुद का एक ऑफर कर रहा है, ओके। तो ये जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ है। अब सपोज भाई बी बोलता है ए को दैट परचेज मैं कार इन 15 lakhs। अब ये बी की तरफ से एक नया प्रपोजल है, बी ने यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है, बी ने यहाँ पे एक नया प्रपोजल भेजा है। अगर इस प्रपोजल को ए एक्सेप्ट कर लेता है, ए बोलता है कि ठीक है 15 लाख में आपके मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो फिर वो जो एक्सेप्टेंस है वो ए करेगा, ए विल एक्सेप्ट दिस थिंग। और यहाँ पे ए की जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड है। ए ने यहाँ पे ये नहीं बोला कि नहीं 15 लाख नहीं मैं आपको 14 लाख में लूंगा, ए ने कुछ मोल भाव नहीं किया यहाँ पे, उसने एक्सेप्ट ही कर लिया कि ठीक है 15 लाख में डन करते हैं डील, ओके। तो यहाँ पे बी ने काउंटर ऑफर किया और ए ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही ए ने एक्सेप्ट किया तो एक उसके बाद प्रॉमिस हो गया वो, एंड दोनों पार्टीज को अपना अपना पार्ट अब निभाना पड़ेगा, ओके। तो यही हमारा इसका फर्स्ट पार्ट बोलते हैं।
अब हम आते हैं इसके सेकंड पे, be expressed in some usual and reasonable term, reasonable manner, unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, and the acceptance is not made in such a manner, the proposer may, within a reasonable time, after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the manner prescribed, and not otherwise. But if he fails to do so, he accepts the acceptance. यानी कि ए ने बी को बोला है कि आप मेरी जो कार है वो 10 लाख रुपए में ले लो. ए सेज टू बी की दैट आप मेरे 10 लाख रुपीज में कार ले लो. अब बी जो है अपनी एक्सेप्टेंस भेजता है लेटर पे. इस केस में ए क्या करेगा, ए उसको रिमाइंड करेगा कि लेटर पे नहीं, कॉल पे ही चाहिए मेरे को. और अगर बी स्टिल कॉल पे नहीं भेजता है, स्टिल वो कॉल पे अपने एक्सेप्टेंस को नहीं भेजता है, तो इस केस में आप ये नहीं मानोगे कि एक्सेप्टेंस पूरी हो गई है. ओके, लेकिन बी ने अगर सपोज लेटर पे लिख के भेजी अपनी एक्सेप्टेंस और ए ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी, ए ने बोला चल ठीक है लेटर पे है, कॉल पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ए ने कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं करी है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि इवन इफ ए ने प्रपोजल में ये लिखा था कि एक्सेप्टेंस आपको कॉल पे ही करनी है, लेकिन स्टिल एक्सेप्टेंस अगर कॉल पे नहीं आती, लेटर्स के थ्रू आती है और ए ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस पूरी हो गई है, प्रॉमिस एंटर हो गया है, और अब ए और बी को कॉन्ट्रैक्ट की जो ऑब्लिगेशन है उनको निभाना पड़ेगा. तो यही हमारा सेक्शन 7 बोलता है. अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 8 के ऊपर. सेक्शन 8 क्या बोलता है? ये बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने अपना प्रपोजल भेजा बी को, और उस प्रपोजल में ए ने लिखा है कि मैं अपनी कार जो है आपको 10 लाख रुपीज में बेच दूंगा, क्या आपको ये मंजूर है? ए ने एक और चीज लिखी थी प्रपोजल में कि अगर अगर आपको मंजूर है तो आप क्या करना, आप अपने घर के बाहर एक झंडा लगा देना. ओके, ऐसा ए ने बोला है. अब बी क्या करता है, बी क्या करता है, उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी भेज दिया और उसने झंडा भी लगा दिया अपने घर पे. जैसे ही उसने झंडा लगा दिया अपने घर पे, उस टाइम ये माना जाएगा कि उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है. यहाँ पे ए ने एक एक्ट करने को बोला था बी को, और बी ने एक्सेप्टेंस के साथ साथ वो एक्ट भी किया है. जैसे उसने वो एक्ट किए हैं, तब ये माना जाएगा कि प्रपोजल उसका एक्सेप्ट हो गया. अब सपोज बी ने एक्ट नहीं किया था, फ्लैग उसने नहीं लगाया था अपने घर पे, तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, बिकॉज ए ने जो कंडीशन बोली थी ए बी को करने के लिए, वो बी ने नहीं करी है. ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 8 बोलता है. इसको हम रीड भी कर लेते हैं एक बार. परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस which may be offered with a proposal is an acceptance of the proposal. यही बोल रहा है ये कि परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल, ए ने बी को बोला था कुछ कुछ काम करने के लिए और बी ने वो काम कर दिए हैं, उस केस में ये माना जाएगा कि उसने उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया. अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 9 पे. ये बोलता है कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो है ना, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी. एक्सप्रेस का हम एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एक प्रपोजल भेजा लेटर पे लिख के कि मेरे को आपकी गाड़ी खरीदनी है. बी ने एक्सेप्टेंस में ये चीज़ लिख दी लेटर पे लिख के कि हाँ मैं आपको अपनी गाड़ी भेजता हूँ. तो यहाँ पे एक्सप्रेस प्रपोजल था और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस थी, प्रॉपर बकायदा लेटर पे लिख के लिखा था उन्होंने. ओके, लेकिन सपोज इम्प्लाइड का अब एग्जाम्पल देखते हैं. अब सपोज ए जाता है बी के दुकान पे, बी का गैरेज है, बी के गैरेज पे ए जाता है और अपनी गाड़ी वहां पे खड़ी करके आ जाता है. अब यहाँ पे इम्प्लाइड एक प्रपोजल है, ए ने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, कोई वर्ड्स यूज नहीं करे, बस ए ने अपनी गाड़ी यहाँ पार करके चला गया. यहाँ पे एक इम्प्लाइड प्रपोजल है ए की तरफ से कि मेरी गाड़ी को आप रिपेयर करो. ओके, अब बी अगर उस गाड़ी को रिपेयर कर देता है, उस गाड़ी को रिपेयर कर देता है,
तो ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। उसने मान लिया कि हाँ ये गाड़ी मेरे घर यहाँ पे खड़ी करके गया ए, जरूर उसको ये चीज अपनी गाड़ी को रिपेयर कराना था और उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और गाड़ी रिपेयर कर दी। अब ए जब अपनी गाड़ी कलेक्ट करने आएगा यहाँ पे तो उसको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे बी को। ए ये नहीं बोल सकता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ गाड़ी खड़ी करके गया हूँ, मैंने आपको ये थोड़ी बोला था कि इसको रिपेयर भी कर दो। ऐसा ए नहीं बोल सकता, बिकॉज गैरेज में एक बंदा गाड़ी तभी लेके आता है जब उसको ठीक करानी होती है अपनी गाड़ी। ओके, सो नाउ ए विल हैव टू पे बी द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 9 बोलता है।